अब चलते हैं हम महासागर के जल के तापमान का वितरण। मैंने आपको पहले बताया था कि हम वितरण को दो तरीके से देखेंगे, एक तो ऊर्ध्वाधर वितरण और एक क्षैतिज वितरण। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा देखें कि उष्णकटिबंधीय वाले भागों में जो तापमान होता है वो मैंने पहले बताया था कि 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। जो उष्णकटिबंधीय भागों में महासागर होते हैं वहां का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं धीरे धीरे, भूमध्य रेखा से ऊपर दोनों ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी होती जाती है। ठीक है, यदि हम देखें कि यदि ग्लोब को दो भागों में बांटें, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में महासागरों या सागरों का जो तापमान होता है वो अधिक होता है, अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। लेकिन दक्षिणी जो ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव में तापमान क्या होता है, दक्षिणी गोलार्धों में महासागर का तापमान क्या होता है? कम होता है। जैसे देखिए ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे हम? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध वाला भाग का जो तापमान है वो तो क्या होता है? अधिक होता है, और दक्षिणी गोलार्ध वाले तापमान भाग का तापमान क्या होता है? कम होता है। उसका कारण है, कारण यह है कि आपने पहले देखा होगा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग क्या होता है? कम होता है। तभी तो हमने दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा था? जल गोलार्ध, जल गोलार्ध नाम दिया था। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध को क्या नाम दिया था? स्थल गोलार्ध दिया था। ठीक है, अब जहां मैंने फिर एक बात बताई आपको, जो खुले महासागर होते हैं उनका तापमान तो क्या होता है? कम होता है, और जो बंद सागर या महासागर होते हैं उनका तापमान क्या होता है? अधिक होता है स्थल के प्रभाव के कारण। अब उत्तरी गोलार्ध में जो सागर और महासागर हैं उनमें स्थलीय भाग ज्यादा हैं, तो वहां तापमान क्या करेंगे? वो ज्यादा प्राप्त करेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम प्राप्त करेंगे। तो दक्षिणी गोलार्धों का तापमान तो क्या पाया जाएगा? कम महासागरों का, और उत्तरी गोलार्ध में जो महासागर हैं उनका तापमान क्या होगा? अधिक पाया जाएगा। यदि हम देखें कि महासागरों का जो औसत ताप होता है वो 17.2 डिग्री सेल्सियस उत्तरी गोलार्ध में 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरों का जो औसत तापमान है वो औसत तापमान कितना है? 17.2 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात कर ले दोनों गोलार्धों की, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की। भाई औसत तापमान तो कितना बताया मैंने आपको? 17.2 डिग्री सेल्सियस। सभी महासागरों और सागरों का औसत तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस। अब यदि हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो सागर और महासागर हैं उनका औसत यदि ताप निकालें हम, तो उनका औसत ताप होता है 19.4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 19.4 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से यदि दक्षिणी गोलार्ध में हम तापमान देखते हैं, औसत तापमान, तो वो होता है 16.1 डिग्री सेल्सियस। किसका तापमान कम है? दक्षिणी गोलार्ध का। भाई ये तो किसका है? उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान है, और ये दक्षिणी गोलार्ध का औसत तापमान है। तो कौन से गोलार्ध का औसत तापमान कम है? दक्षिणी गोलार्ध का। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान क्या है? अधिक है। और यदि संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण पृथ्वी ग्लोब के महासागरों और सागरों का औसत तापमान देखें तो वो कितना होता है? 17.2 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। एक मैंने आपको बात बताई कि भूमध्य रेखा के पास में कितना तापमान होता है? 26 डिग्री सेल्सियस। आपको बातें इतनी याद रखनी है। भाई भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों के आसपास में महासागरों का तापमान कितना है?
और 26 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने बात की कि संपूर्ण ग्लोब के ऊपर सागर और महासागरीय जो हैं उनका तापमान, औसत तापमान कितना है? 17.2 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने एक बात कह दी कि उत्तरी गोलार्ध में जो सागर महासागर है उनका औसत तापमान अधिक होता है, दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों और सागरों का तापमान कम होता है। तो उत्तरी गोलार्ध के महासागर सागरों का औसत तापमान कितना होगा? 19.4 डिग्री सेल्सियस। और दक्षिणी गोलार्ध में जो सागर और महासागर हैं उनके औसत का तापमान कितना होगा? 16.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए इसमें मानचित्र की सहायता से, मानचित्र में देखते हम कि ये जो पूरा का पूरा ब्लैक है ये तो हमें दर्शा रहा है कि इसमें 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है। कितना है? 26 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक। यानी कि जो ये क्षेत्र है, ये देखिए जो ये क्षेत्र आता है ये भूमध्य रेखा के समीप वाला ही तो है, भूमध्य रेखा के समीप है। ये पूरा का पूरा ब्लैक क्या है? यहीं से तो है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो समीप वाला क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री से लगभग 20 डिग्री अक्षांश के बीच में है ये। तो इसका तापमान तो क्या है? अधिक है। हमने इस बात को पहले भी जान लिया था कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में तापमान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, महासागरीय तापमान। ठीक है, दूसरी बात करें जो 22 डिग्री से 26 डिग्री जो आपको ये दिखाई दे रहा है क्रॉस, ठीक है, इसका तापमान कितना है? 22 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस, 22 से 26 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि इन भागों का, इनके पास वाले भागों का धीरे धीरे इनका कम होता जाएगा, इनका कम होता जाएगा। जो ये डॉट डॉट दिखा रखी है ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, जो ये भाग है लाइन वाले, खड़ी लाइन वाले, इनका जो तापमान है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। और इनका तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, तो ये विश्व के मानचित्र में जैसे हम देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा से जो जो हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, ध्रुवों की ओर तरफ जाएंगे, तो तापमान कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। और भूमध्य रेखा के ऊपर तापमान ज्यादा पाया जाएगा। मैं ये महासागरीय जल का तापमान की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करें कि ऊर्ध्वाधर तापमान। ऊर्ध्वाधर तापमान का मतलब है महासागरों की सतह से लेके महासागरों की तली तक, यानी कि ऊपर महासागर की जो जल की सतह है वहां से नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ, यानी कि महासागर की तली तक महासागरों का जो जल का तापमान, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तापमान। ये किस तरीके से है? यदि इसको हम समझें तो इसके 3 भाग करने पड़ेंगे हमें। इनमें सीमा बनती है, परतें बनती हैं, 3 परतें बनती हैं। प्रथम परत, द्वितीय परत और तीसरी परत। ठीक है, सबसे पहले अब पहली चीज नॉर्मल बात यह है कि ऊपर वाला जो भाग होगा हमेशा महासागर में सतह के पास वाला भाग होगा वो सौर विकिरण को ज्यादा ग्रहण करेगा, यानी कि सूर्य तप को ज्यादा प्राप्त करेगा, जिससे अपने आप स्वतः ही ये मालूम होता है कि उस परत का तापमान क्या होगा? ज्यादा पाया जाएगा। अब सौर विकिरण ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकते हैं भाई, सूर्य की किरणें जल में ज्यादा गहराई तक ही नहीं जाती हैं। ठीक है, कि जल से वो क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाते हैं। हमने एक छोटी क्लास में एक प्रयोग किया होगा, आपके सर ने कोई प्रयोग करवाया होगा कि एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में आप एक लकड़ी डालिए या एक सीधी छड़ डालिए किसी की भी। ठीक है, वो लकड़ी आपको टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों? परावर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती, यानी कि सौर जो किरणें हैं क्या होती हैं? परावर्तन। तो कुछ सतह तक ही सौर विकिरण जाती हैं, अंदर गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऊपर वाले भाग को तो वो क्या कर देंगी? गर्म कर देंगे, लेकिन नीचे वाला भाग गर्म नहीं होता है।
नीचे वाला भाग ऊपर वाले भाग से ही गर्म होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, ऊपर वाले भाग से ही गर्म होगा। आपने एक सर्दियों में एक प्रयोग करना, सर्दियां प्रारंभ होगी, एक बाल्टी लेना, गर्म पानी सभी करते हैं, ठीक है, रोड से आप गर्म पानी करते हो, जो गर्म पानी करने की रोड होती है, ठीक है, क्या बोलते हो उसको, रोड ही बोलते हो, उससे आप पानी गर्म करते हो। आप उसको 2 मिनट लगाना, 2 मिनट निकाल के लगा के वापस बाहर निकाल लेना। पानी गर्म कौन सा होगा पहले, ऊपर का या नीचे का? हाँ, नीचे का होगा, हमेशा ऊपर का पानी गर्म होगा, नीचे का पानी गर्म नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं हो रहा ना। नीचे वाले पानी को गर्म करने के लिए क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे, तभी तो गर्म होगा वो। वरना यदि रोड को यदि हम लगा देते हैं तो ऊपर वाली सतह का ही पानी गर्म होता है, नीचे वाली का नहीं होता। ठीक, लेकिन जो सौर विकिरण है वो तो ऊपर से आ रही है, तो सबसे पहले कौन सी परत को गर्म करेंगी, ऊपर वाली को। उसी तरीके से जो रोड है वो पहले गर्म करती है ऊपर वाली को, फिर धीरे धीरे नीचे वाली को गर्म कर देती है। नीचे वाली गर्म ज्यादा उस रोड से, खैर हम बाल्टी में तो थोड़ा ही पानी ले रखा है, लेकिन समुद्र में कितनी गहराई, 100 मीटर तक की गहराई में यदि बात करते हैं हम, 100 मीटर या 200 मीटर या 500 मीटर की गहराई में बात करते हैं, तो उसमें तो ऊपर वाली जो सतह है वो ही नीचे वाली सतह को क्या करेगी, गर्म करेगी। मैंने बताया था संवन के कारण, संवन, ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है, उष्मा का संचलन जो है होता है संवन कहलाता है, उसी से वो नीचे वाली गर्म होती है। तो पहली परत की बात करते हैं हम, यह ऊपरी परत होती है जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है। मैं ये, आप ये मत समझना कि महासागरों में जो ये ऊर्ध्वाधर तापमान देखा जाता है ये कोई क्लियर नहीं है कि 500 मीटर तक ही होगा। ये क्लियर नहीं होता कि 500 मीटर तक ये है, 500 मीटर के बाद में ये है। अलग अलग महासागरों में अलग अलग गहराई पर अलग अलग तापमान पाया जाता है। ये जो बात मैंने यहां पे ये कह दी कि 500 मीटर मोटी होती है जिसका तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, ये क्लियर नहीं है। यहां पे हो सकता है 500 मीटर की गहराई पर किसी सागर या महासागर का तापमान 30 डिग्री भी पाया जाए, हो सकता है किसी सागर या महासागर का तापमान 10 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी कैसे नहीं है भाई, भूमध्य रेखा के ऊपर 500 मीटर की गहराई पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाए, हो सकता है। लेकिन यदि हम उस सागर या महासागर की बात कर लें जो ध्रुवों के निकट है, क्या हो सकता है? क्या ध्रुवों के निकट तो हमने कितना बताया, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बताया दिया हमने कि तापमान कम प्राप्ति होगी तो कम होगा तापमान। तो ये अलग अलग सागर या महासागरों में अलग अलग गहराई पर अलग अलग तापमान पाया जाता है। ये आप दिमाग से निकाल देना कि मैं कभी 500 बता रहा हूं, कभी 200 बता रहा हूं, ये कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन एक जो पहली परत की बात कर रहे हैं हम, आमतौर पर औसतन ये ऊपर की जो परत होती है 500 मीटर की गहराई तक मानते हैं इसको, ऊपर वाली परत को, इसका जो तापमान है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस से होता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधों में यह परत पूरे वर्ष रहती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में ही रहेगी। कौन से बात की मैंने? उष्ण कटिबंधों में। उष्ण कटिबंधों में तो पूरे साल ये परत 500 मीटर तक है जिसका तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन हम किसकी बात करें? मध्य अक्षांशों की बात करें, जो बीच वाले अक्षांश है। 500 मीटर की जो मोटी परत है इसका तापमान जो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बताया मैंने आपको, ये केवल ग्रीष्म ऋतु में रहेगा, शीत ऋतु में नहीं रहेगा। शीत ऋतु में वापस तापमान क्या आ जाएगा? डाउन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, दूसरी परत की बात करें हम तो इस परत में तापमान तीव्रता से कम होता है, बहुत जल्दी गिरता है। इस परत
एक बात मैंने ये कह दी, आराम से समझिए इसको। एक बात मैंने आपको ये कह दी कि महासागरों में जो जो हम गहराई में जाएंगे तापमान क्या होता जाएगा, कम। ठीक है, पहली बात मैंने ये कही कि 500 मीटर की मोटी जो परत है उसका तापमान औसत 20 से 25 डिग्री है। ठीक है, ऊपर 25 है, फिर थोड़ा सा नीचे जाओगे 100-200 के ऊपर तो आपको 24, 23, 20 इतना मिलेगा, घटता जाएगा। लेकिन 500 मीटर से जो ही नीचे जाओगे तो काफी तीव्रता से तापमान नीचे गिरेगा। ठीक है, इस सीमा को हम ताप प्रवणता कहते हैं। कौन सी सीमा को? 500 मीटर से जो नीचे वाली जो सीमा है 1000 मीटर तक, कितनी? 1000 मीटर तक जो सीमा है उसको हम ताप प्रवणता नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ताप प्रवणता। इसको थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन। हो सकता है इसमें एक चित्र हो, चित्र की सहायता से आप होता है, नहीं दे रखा। ठीक है, ठीक है। देखिए यहां पर मान लीजिए ये 25, 20, 25, 30, 15, 10, 5, 0। ठीक है, इस तरीके से ये तो हमने ऊपर दिखाया तापमान, और ये है आपकी गहराई। ठीक है, ऊपर वाली परत का मैंने तापमान बताया उष्णकटिबंधों में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और मध्य अक्षांशों में ये तापमान मैंने बताया यानी कि कम होगा। ठीक है, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में तो पाया जाएगा लेकिन शीत ऋतु में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आता है। ठीक है, ये जो 500 मीटर की गहराई है, 500 मीटर की गहराई तक बहुत ही मंद गति से तापमान गिरेगा, बहुत ही मंद गति से तापमान गिरेगा। जो ही ताप प्रवणता की सीमा आएगी, ताप प्रवणता की सीमा कौन सी है? 500 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक, यानी कि जो 500 मीटर से 1000 मीटर की जो ये गहराई है इसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन, ताप प्रवणता। क्या कहते हैं? ताप प्रवणता। ये जो ताप प्रवणता की जो सीमा है इसमें अचानक तापमान गिरेगा बहुत तीव्र गति से, अर्थात तीव्र गति से इसमें तापमान गिरेगा। इसी परत में गिर रहा है तीव्रता से, फिर वापस मंद हो जाएगा तापमान। ठीक है, तापमान का गिरना क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा, मंद हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक का जो तापमान है वो तीव्रता से गिरा कि नहीं गिरा? यहां पे मान लीजिए 22 डिग्री या 23 डिग्री था, ये सीधा आके यहां पे कितने पे आ गया? लगभग 5, 6, 7 के ऊपर आ गया। यानी कि ये तीव्र, इतनी दूरी में 500 मीटर में तो बहुत ही कम तापमान गिरा, 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस गिरा, लेकिन इसमें कितना गिर गया? काफी गिर गया ना। तो इस सीमा को क्या कहेंगे? हमें ताप प्रवणता, थर्मोक्लाइन। ठीक है, यह दूसरी परत होती है। तीसरी परत देखिए, यह महासागरीय तली तक होती है और इसका तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? यानी कि ये तो प्रथम परत हो गई, ठीक है, ये द्वितीय परत हो गई, ठीक है, और जो ये तृतीय परत हो गई पूरी की पूरी, ये कौन सी हो गई? तृतीय परत। ठीक है, प्रथम परत में तापमान मंद गति से गिरा, दूसरी जो सीमा थी जिसको हमने ताप प्रवणता कही उसमें तीव्रता से तापमान गिरा। तो प्रश्न आ सकता है आपके कि महासागरीय जल का तापमान कौन तीव्रता से जहां गिरता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ताप
प्रवणता या थर्मोक्लाइन, या सीधा पूछ सकता है कि थर्मोक्लाइन क्या होती है, ताप प्रवणता क्या होती। ठीक है, हाँ, जहां पे महासागरों के जल में वह सीमा जिसमें तीव्रता से तापमान में कमी आती है, उस सीमा को क्या कहेंगे, ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन। ठीक है, जो तीसरी परत थी, तीसरी परत ये थी, यानी कि ताप प्रवणता से महासागर की तली तक, और महासागर की तली तक जो ये तापमान है धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और इस सीमा में जो तापमान पाया जाएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महासागरीय लवणता की। किसकी बात करें हम, महासागरीय लवणता की। सागरीय जल के भार एवं घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। महासागरीय लवणता किसे कहेंगे, सागरीय जल के भार और सागर में घुले हुए जो पदार्थ हैं उनके भार के अनुपात को क्या कहेंगे हम, सागरीय लवणता। यानी कि हमने सागर का जल ले लिया और उस जल में कितने पदार्थ घुले हुए हैं, मान लीजिए x जल लिया हमने, और उस जल में कितने पदार्थ घुले हुए हैं, हमारे पास में y पदार्थ घुले हुए हैं, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, लवणता। क्या कहेंगे, लवणता। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, 1 किलो सागरीय जल में, कितने में, 1 किलो सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, लवणता। कितना जल लिया हमने, 1 किलो जल लिया हमने, यानी कि 1000 ग्राम लिया। कितना लिया, 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम जल में घुले हुए ठोस पदार्थ क्या कहलाएंगे, लवणता। क्या कहलाएंगे, लवण। तो सागरीय लवणता किसे कहेंगे, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा को क्या कहेंगे, लवणता कहेंगे। जो महासागर की लवणता है उसको हम प्रति 1000 ग्राम जल में, इसमें प्रति 1000 ग्राम जल में लवण की मात्रा के रूप में दर्शाते हैं। समझ में आया क्या, यानी कि लवणता कितना जल लिया हमने, 1000 ग्राम जल में प्रति 1000 ग्राम जल हो गया, प्रति 1000 ग्राम जल में किसकी मात्रा को, लवण की मात्रा को। ठीक है, किसके रूप में लेंगे हम, मात्रा के रूप में। प्रदर्शित कैसे करेंगे इसको हम, ये प्रतिशत नहीं है, क्या है, हाँ, प्रतिशत होता है हमेशा 100 में। कितने में होता है प्रतिशत, 100 में। हमने कितना जल लिया, 1 मिनट, ठीक है भाई। तो हमने बात की किसकी, सागरीय लवणता की। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि 1000 ग्राम जल में कितना लवण है, उस मात्रा को सागरीय लवणता कहा जाता है। तो इसको प्रति 1000 ग्राम में मापा जाता है, ना कि प्रति 100 में। प्रति 100 में यदि मापते तो वो कहलाता प्रतिशत, लेकिन इसको प्रति 1000 ग्राम में मापा जाता है। यहां पर थोड़ी मिसप्रिंट है, ये चिन्ह इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये नहीं आए, ठीक है, इसमें दर्शाया जाता है। ये ध्यान रखना, आप कभी
आपके दिमाग को डाइवर्ट मत कर लेना कि साहब ये तो प्रतिशत तो ये 2 ही बिंदु आती हैं, ये 3 लग गई। तो ये प्रति 1000 ग्राम में है, ठीक है, ना कि 100 ग्राम में। महासागरों में लवणता के कारण महासागरीय जीव, वनस्पति, तापमान, घनत्व, दाब, धाराएं प्रभावित होती है। जैसे मैंने तापमान के बारे में बताया कि तापमान से कौन कौन प्रभावित होते हैं। भाई जलवायु प्रभावित हो रही थी, महासागरों में धाराएं, तरंगें उत्पन्न हो रही थी तापमान की वजह से, महासागरीय जीव प्रभावित हो रहे थे, उनकी उत्पत्ति, उनके विकास के लिए तापमान आवश्यक था, वनस्पति, उनकी उत्पत्ति विकास के लिए तापमान आवश्यक था। उसी प्रकार से महासागर में जो लवणता है, ये लवणता भी काफी चीजों को प्रभावित करेगी। जैसे महासागर की धाराएं हैं, महासागर की धाराओं को प्रभावित करती है, महासागरीय जीव और वनस्पति इनको भी प्रभावित करती है। कुछ जीव और वनस्पति ऐसी होती हैं जो लवणता, काफी अधिक लवणता में उत्पन्न होती हैं, तो कुछ जीव और जंतु ऐसे हैं जिनको कम लवणता की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से तापमान को भी ये प्रभावित करती है, लवणता तापमान को प्रभावित करती है, घनत्व को प्रभावित करती है, घनत्व को प्रभावित करेगी तो दाब को भी प्रभावित करेगी, और दाब घनत्व को प्रभावित करेगी तो जो धाराएं होती हैं, उन धाराओं, जो जलीय धाराएं होती हैं, उन धाराओं को भी प्रभावित करती है। तो ये लवणता, हम ये निष्कर्ष निकालें कि जो महासागरीय लवणता है, महासागरीय लवणता महासागरीय जीवों, पादप, तापमान, घनत्व, दाब, महासागरीय धाराएं इनको प्रभावित करती है। महासागरों में जो लवणता होती है, ये लवणता 33/1000 से 37/1000 ग्राम तक पाई जाती है। महासागरों की जो लवणता होती है वो कितने, 33/1000 ग्राम से 37/1000 ग्राम तक पाई जाती है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि महासागरों की जो औसत लवणता होती है ये कितनी पाई जाती है, 35/1000 ग्राम पाई जाती है। आपको इसको याद रखना है, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, 35/1000 ग्राम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। महासागरों में जो ये लवणता होती है, इनमें लवण होते हैं, ठीक है, और मुख्य रूप से इनमें 7 लवणों की मात्रा अधिकता होती है। कितने, मुख्य रूप से 7 लवण ज्यादा है, लवण तो और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अधिकता है वो अधिकता 7 लवणों की पाई जाती है। और उन 7 लवणों में से सबसे ज्यादा जो लवण पाया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड, जो महासागरीय जल में 17.8%, कितना, 17.8%, यहां प्रति 1000 ग्राम नहीं ले रहा हूं मैं, प्रतिशत ले रहा हूं, 17.8% क्या पाया जाता है लवणता में, कौन सा लवण पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड लवण पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आगे आपके कंपटीशन एग्जाम दोगे तो काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि महासागरों में सर्वाधिक कौन सा लवण पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड लवण पाया जाता है। और मुख्य रूप से 7 लवणों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। यदि हम बात करें किसकी, लवणता या जो सागरों या महासागरों में एक ऐसी सीमा या ऐसा सीमांकन जो ये कह सके कि ये खारा जल है, क्या कह सके, खारा जल है, तो हम यूं कहेंगे कि 27.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा मानी जाती है।
यानी कि जो खारा जल होगा उसकी सीमांकन जो प्रतिशतता है वो कितनी होती है? 24.7%, यानी 24.7% या इससे अधिक वाला क्या रहेगा? खारे जल की उच्च सीमा मानी जाती है महासागरों में। अब हम कल अध्ययन करेंगे, आज के लिए इतना ही है, कल अध्ययन करेंगे महासागरीय लवणता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं महासागरों में। कई महासागरों में अधिक लवणता पाई जाती है, कई में कम लवणता पाई जाती है। इसके लिए कौन कौन से ऐसे कारक जिम्मेदार हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।